हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने एनसीईआरटी का सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्री वैदिक पीरियड। ओके। तो आई होप कि आपको लास्ट टाइम का जो भी मैंने कुछ सिखाया था वो सबको ये आपको याद होगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता सिखाई थी। उसके अंदर मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कैसे हुआ और क्यों हुआ, रिवर्स के पास वो लोग क्यों आए, वहां पे उनकी नीड क्या थी, उनको वहां से क्या क्या प्राप्त हुआ, सब कुछ मैंने आपको बताया। मैंने आपको इतिहास, भूगोल, वहाँ का राजनीति शास्त्र, वहाँ का अर्थशास्त्र और वहाँ का जो संस्कृति था, आर्ट एंड कल्चर था, सबको ज्वाइन करके दिखाया मैंने कि किसी जगह का भूगोल वहाँ का इतिहास तय करता है। ओके। और वहाँ की मिट्टी, और वहाँ की मिट्टी से वहाँ का इतिहास, भूगोल, वहाँ के समाज और वहाँ की अर्थशास्त्र कैसे निर्भर करती है सिर्फ किसी मिट्टी के ऊपर। ओके। तो आई होप कि आपको ये मैप भी याद ही होगा, लास्ट टाइम दूसरा मैप था। ओके। तो ये मेरा इंडस रिवर था। और आपको रिसेंट में एक न्यूज ही मालूम पड़ा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी में 5,000 साल जूना अभी सोने की फैक्ट्री है, मतलब कि जहाँ पे सोना निर्माण किया जाता है, सोने के गहने वगैरह बनाए जाते थे, ये यहाँ पर मिला है। ओके। और ये कौन से नदी के सबसे पास में, ये घग्गर रिवर के सबसे पास में, जिसकी दूरी है आई थिंक 118 किलोमीटर। ओके। क्योंकि ये देखिए, ये जो रिवर यहाँ पे, ये सब यहाँ पे ना झेलम, चेनाब, रावी, इन सब रिवर की वजह से ये जो ब्राउन वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या, ये ज्यादा उपजाऊ वाला एरिया, मतलब कि यहाँ की मिट्टी में ज्यादा नमी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतने सारे रिवर है, यहाँ पे दोआब का क्षेत्र बसा हुआ है। मोस्ट एवर फर्टाइल लैंड, मतलब कि सबसे उपजाऊ भूमि कौन सी होती है आपकी? दोआब की भूमि होती है, क्योंकि बरसात के दौरान जब जब नदियों के पानी का स्तर बढ़ता है तो दोआब की मिट्टी हर बार चेंज होती है, क्योंकि वहां पे नई मिट्टी आती है। और अ, नई मिट्टी का जो मॉइस्चर होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, नमी बहुत ज्यादा होती है उसके अंदर। ओके। चलिए, तो हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पिछली बार का रिवाइज भी होगा बड़े अच्छे से। चलिए, थोड़ा छोटा कर दो इसको। हम्म, ये रहा। चलो, देखो, ये आपका क्या है? ये आपका है आफ्टर हड़प्पा पीरियड, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के पश्चात। ओके। हम सबको मालूम है कि आर्यंस कहाँ से आए थे, बोला जाता है। देखो, कितने लोग तो कहते हैं कि आर्यंस भारत के ही थे, और कितने लोग बोलते हैं कि वो विदेशों से आए थे। अगर देखा जाए तो 2020 में एक जगह थी, सिलोनी करके, वहां पर भारत का पहला चैरियोट अर्थात रथ मिला था, भारत का पहला चैरियोट और रथ मिला था। वहां पे कुछ अस्त्र शस्त्र पाए गए थे, वहां पे जो आपका वो नहीं होता, राजा और रानी का कब्र वगैरह, ये सब पाया गया था। ओके। तो ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च अभी चालू ही है। अगर ये रिसर्च सक्सेसफुल होती है तो पूरी इतिहास को एक बार दोबारा लिखना पड़ेगा। ओके। क्योंकि जो रथ था उसको केवल घोड़े के साइज के हिसाब से ही बनाया गया था, उस चैरियोट को। ओके। तो अगर ऐसा कहा जाता है कि घोड़े भारत में पाए नहीं जाते थे, जो आर्यंस थे वो उसको विदेशों से लाए थे अपने साथ में, जब वो लोग वहां से भ्रमण करते हुए भारत में आए थे, तो अश्व भी उनके साथ ही आए थे। बट इस खोज के बाद से ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि क्या घोड़ों का अस्तित्व भारत में नहीं था, ये नहीं कहा जा सकता। ओके। तो अभी इसके ऊपर रिसर्च चालू है। जिस दिन रिसर्च कंप्लीट हुआ, एक रिपोर्ट सबमिट हुई एएसआई का, तो वहां पर पूरी की पूरी हिस्ट्री को शायद दोबारा हम लोग को नए ढंग से पढ़ना होगा। ओके। चलिए, बट तो अभी तो भी कम से कम इसको 7-8 साल तो जाएंगे अच्छे से रिसर्च करने के लिए। चलिए, देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पश्चात कौन सा काल होता है वहां पे? पूर्व वैदिक काल, अर्थात प्री वैदिक पीरियड। ओके। वहां पर क्या था आपका? यहाँ पर क्या था? इंडो आर्यंस मतलब जो बाहर से आए थे। ओके। आर्यंस, उनका जो वो मेन सोर्स था उनका, वो वो उनका क्या था? मेन सोर्स उनका कहाँ से मालूम पड़ता है क्यों आए थे? ऋग्वेद से। ऋग्वेद, वेद एक संस्कृत शब्द है। ओके। और इसका अर्थ होता है नॉलेज। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है नॉलेज। ओके। आप सब भी इसको नोट्स में उतारते रहो। वेद एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नॉलेज। जैसे देखो कि
आपको अगर असुर और राक्षसों की कहानी पता होगी, तो अगर मैं थोड़ा उससे रिलेट करके आपको बताता हूँ, तो आपने बहुत सारे सीरियल्स वगैरह में देखा होगा कि वेदों को कई बार नष्ट किया गया है। एक तो राक्षस लोग द्वारा भी नष्ट किया गया, और जितने विदेशी आक्रमण देश के ऊपर हुए थे उसके अंदर भी वेदों को बहुत बार नष्ट किया गया। तो इससे बचने के लिए वेदों को कंठस्थ किया जाने लगा, मतलब याद। ओके, तो वो लोग अपने पूरे के पूरे ब्रेन के अंदर वेदों को छाप लिया करते थे। अब बात होती थी कि इन वेदों को आगे आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफर कैसे किया जाए, क्योंकि अगर कोई एक पीढ़ी है उनको वेद की जानकारी है, वेद क्या है, तो उन वेदों को दूसरी पीढ़ी को बताया कैसे जाए। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, तो उस टाइम पे एक परंपरा होती थी। आप लोग एनसीईआरटी में देखेंगे, पात्र एक शब्द होगा, उसके अंदर क्या होगा, पात्र एक शब्द होगा, जिसको बोला जाता गुरु शिष्य परंपरा बोली जाती थी। ओके, इसमें क्या था, इसमें गुरु एक ऐसा शिष्य ढूंढा करता था कि जिसको वेद बताया जा सके, और वो वेद क्या हो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो। उसी के हिसाब से जो शिष्य वो वेद का ज्ञान अर्जित करता है, वो भी नेक्स्ट जनरेशन में किसी एक को ही बताएगा। मतलब सबको वेदों का ज्ञान नहीं दिया जाता था। जब वेदों का अस्तित्व मतलब कि डेंजर में था कि कितने लोग आते हैं उसको नष्ट करके चले जाते हैं, लेकिन किसी के ब्रेन को कोई नष्ट नहीं कर सकता था। वो तो आज वेद लिखे जाने लगे। ओके, तो जैसे जैसे वेद जिसको जिसको जो जो याद रहता था, वो आज उसको लिखता था। तो आज के टाइम पे जो वेदास वगैरह हमारे पास है, हम ये तो नहीं बोल सकते कि वो 100% ओरिजिनल जो उसके अंदर लिखा गया सब कुछ 100% ओरिजिनली लिखा गया है, क्योंकि वो बहुत सारे ब्रेन से ट्रांसफर होके आया इंफॉर्मेशन। तो कुछ अपडेटेड होगा या फिर कुछ गायब भी होगा, बट इतना है कि वो 90% तक तो सही होगा वेद आपका। ओके, चलिए, तो ये आपको मालूम हुआ कि वेद कहाँ से आते थे। ओके, चलिए, अब देखिए, अब इसके बाद आता है पोस्ट वैदिक पीरियड। क्या आता है आपका, पोस्ट वैदिक पीरियड, अर्थात उत्तर वैदिक काल। क्या आता है, उत्तर वैदिक काल आता है। उत्तर वैदिक काल में क्या था आपका, ऋग्वेद था आपका। प्री वैदिक पीरियड आता है, पूर्व वैदिक काल में आपका ऋग्वेद था। ओके, पूर्व वैदिक काल में आपका ऋग्वेद था। जब उत्तर वैदिक काल की बात आती तो उसके अंदर आपके तीन वेद के अंश पाए जाते हैं, जैसे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ओके, और इन तीनों वेदों के अंश कहाँ मिलते हैं आपको, उत्तर वैदिक काल में मिलते हैं। अब इसके बाद आते हैं, देखो, जो आर्यंस थे, वो सबसे पहले कहाँ पर आए थे। आर्यंस थे जो सबसे पहले आर्यन, वो सबसे पहले कहाँ पे आए थे, सप्त सैंधव प्रदेश में आए थे। कहाँ पे आए थे, सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश आपका क्या है। ओके, सप्त सैंधव प्रदेश क्या है आपका, देखिए क्या है आपका, यह आपका है 7 नदियों का प्रदेश। मतलब जहाँ पे 7 नदियां बहा करती थी, जहाँ पे दोआब क्षेत्र बहुत ज्यादा थे। मतलब 7 नदियों के आसपास का जो भी क्षेत्र होगा, दो दोआब क्या होता है, दो रिवर्स के बीच में बसा हुआ क्षेत्र। जैसे आपका जो हड़प्पा सभ्यता था, वो रावी के पास में बसा हुआ था। लेकिन उससे पहले कौन सी नदी थी, घग्गर रिवर था। तो वो घग्गर रिवर और रावी के बीच में बसा हुआ एक सभ्यता था, मतलब जो खुद एक दोआब में रहता था। ओके, अब देखो, अब जो आपके सप्त सैंधव प्रदेश है, कौन कौन से हो, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। और ये जो आखिरी नदी है आपकी सरस्वती नदी, ऐसा कहा जाता है कि यह विलुप्त हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे भूकंप वगैरह आए, लैंडस्लाइड वगैरह हुए। तो ये जो रिवर है, जो आपका त्रिवेणी रिवर है, ओके, उसके बारे में क्या बोलते हैं, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है वो। बट ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारे लैंडस्लाइड की वजह से ये रिवर अब गायब हो चुकी है। ओके, अब देखो, अब जब ये लोग आए थे, जब आर्यंस यहाँ पर आए थे, तो वो लोग ने क्या देखा, वो लोग ने सबसे पहले देखा, रुको मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे मेरा फेस भी आ रहा होगा ना आपको, थोड़ा ऊपर ऊपर कर देता हूँ, देखो। अब जब आर्यंस यहाँ पर सबसे पहले आए, तो वो लोग ने क्या देखा, वो लोग ने देखा कि हमको रिवर साइड और प्लस प्लेन एरिया में जाना है। रिवर साइड में तो उनको जाना ही था, क्योंकि ऊपर का ये जो इलाका था गांधार के यहाँ का, ये देखो, ये जो गांधार के यहाँ का इलाका था, ये जो गांधार के यहाँ का इलाका था, ये यहाँ पे क्या था, ये पहाड़ी इलाका था।
ओके, और पहाड़ी इलाके में सभ्यता का विकास होना इम्पॉसिबल था, मतलब मुश्किल था, क्योंकि वहां पे रिवर्स नहीं थी, वहां पे खेती के संसाधन नहीं थे, खेती करते तो करते कैसे। और ये जो यहाँ का और ये जो यहाँ का हिस्सा है, देखिए ये जो यहाँ का हिस्सा, कौन सा, ये वाला हिस्सा, ये आपका क्या है, ये आपका कोस्टल रीजन है। कोस्टल मतलब भारत का पूर्वी हिस्सा जहाँ पे समुद्र है, और समुद्र के पास कोई खेती करता नहीं है, खेती होती है केवल रिवर्स के पास जहाँ पे हमारी प्यारी प्यारी नदियां बसी हुई है। इसीलिए ये जो आर्यंस आए थे, इसीलिए जो आर्यंस आए थे, ये कहाँ से आए थे, ये ईस्टर्न अफ्रीका, देखो यहाँ पर कहाँ लिखा, ईस्टर्न अफगानिस्तान, ओके, पूर्वी अफगानिस्तान से, ओके, ये आए थे। और इनका जो इलाका है वो कहाँ तक फैला हुआ था, इनका इलाका फैला हुआ था पूर्वी अफ, पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आपका पंजाब और यूपी तक इनका फैला हुआ था। अब ये ईस्टर्न अफगानिस्तान मतलब कि अगर मैं आपको बताऊं, देखो अगर आप थोड़ा समझ पाओ, ये देखो, ये जो इसके पहले का क्षेत्र है यहाँ पर, इसके पहले का जो यहाँ का क्षेत्र है वो पूरा मेरा अफगानिस्तान का इलाका है, ओके। वो अगर यहाँ से आएंगे तो वो कहाँ से आएंगे, अब देखो पूरा पश्चिम में ना कंफ्यूज मत होना, अगर मैंने बोला ईस्टर्न अफगानिस्तान, पूर्वी अफगानिस्तान का मतलब होता है अफगानिस्तान का पूर्वी हिस्सा, ओके, मैंने पूर्वी भारत नहीं बोला, अफगानिस्तान का पूर्वी हिस्सा बोला है, ओके। तो ये अफगानिस्तान का पूर्वी हिस्सा इस यहाँ पे होगा, ओके। तो वो यहाँ से यहाँ पर आए थे, अब ये जब यहाँ पे आएंगे तो इनका जो हिस्सा था तो वो पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए आएंगे, ये तो पक्का है यहाँ पर। जब वो पाकिस्तान को क्रॉस जब वो पाकिस्तान को लांघते हुए यहाँ पर आए थे तो वो कहाँ पर जाएंगे, अब वो नीचे के साइड तो जाएंगे नहीं, देखो वो यहाँ से यहाँ तक आए, दूसरा रंग लेता हूँ, ये देखो वो यहाँ से यहाँ पर आए, देखो वो यहाँ से यहाँ पर आए, ओके। अब इसके नीचे वो लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर समुद्री इलाका है, वहां पे इनके जो विकास है वो होना इम्पॉसिबल है, उनको जो भी संसाधन वगैरह जो जो कुछ भी चाहिए वो सब यहाँ पे मिलना इम्पॉसिबल है। और यहाँ पर बीच में डेजर्ट भी था, इसलिए वो यहाँ पर तो जाएंगे नहीं, वो रिवर्स के पास ही जाएंगे जितने यहाँ पर हमारी रिवर्स बसी हुई है, ओके। फिर उसके बाद क्या होगा, अब वो जो रिवर्स के पास जाएंगे तो वो यहाँ से होते हुए कहाँ पे जाएंगे, अपने यमुना और गंगा के क्षेत्र में जाएंगे। इसलिए अफगानिस्तान, पूर्वी अफगानिस्तान, बाद में ये जो बीच में इलाका पड़ता है पाकिस्तान का हिस्सा, और बाद में वो लोग कहाँ पे आते हैं, यमुना गंगा रिवर के और आते हैं, जो कहाँ पे आपका पंजाब और यूपी में। इसलिए पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और यूपी और पंजाब, समझ गए। अगर नक्शे के थ्रू आप लोग सब कुछ देखते हो तो आपको कुछ भी याद करने में ना डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर नहीं देखते हो तो आपको विजुअलाइजेशन नहीं होगा कि आपको कहाँ से इमेजिन करना है सब कुछ, ओके। चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब इनका व्यवसाय क्या था, अब इनका व्यवसाय क्या था, ओके, ये काम क्या क्या करते थे, इनका काम क्या था, एनिमल रियरिंग मतलब पशुपालन। अब ये अभी ये लोग क्या थे, नोमैडिक थे, मतलब घूमते रहते थे। अब ये लोग जब वहां से आए थे, कोई एक विकसित इनकी सभ्यता तो थी नहीं कि ये लोग विकसित रहे, ओके। अब देखो जैसे आपके हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, धीरे धीरे इनके सभ्यता का भी विकास होता है, लेकिन स्लो एकदम, ओके। तो देखो ये पशुपालन किया करते थे, तो ये पशुओं को अपने साथ लेके घुमा करते थे, ये पशुओं को अपने साथ लेके घुमा करते थे, ये एग्रीकल्चर खेती किया करते थे, लेकिन कैसी, झूम खेती बोलते हैं ना, झूम बराबर, ओके। तो मतलब कि ये जहां पर जाएंगे, जहां पर थोड़े समय के लिए रुकते हैं, तो वहां पे जो भी अनाज वगैरह होगा थोड़े समय के लिए ही वो ये लोग वहां पे उगाते थे, केवल अपने खाने भर के लिए, ओके। चलो फिर उसके बाद जो भी व्यापार वगैरह इनको ट्रेड वगैरह करना होता था, ये भी सिर्फ उसी से ही किया करते थे, क्योंकि लोग घूमते थे, ओके। अब देखो अब ये बोते क्या थे, वीट बार्ले मतलब जौ और गेहूं वगैरह लोग बोते थे। अब जो इनका ट्रेड सिस्टम था, ट्रेड ये लोग का ट्रेड मतलब व्यापार, ये लोग व्यापार भी करने लगे थे धीरे धीरे। पहले देखो, पहले ये लोग ने क्या किया, पहले लोग पशुपालन किया, पशुपालन से थोड़ा विकसित हुए तो खेती के ऊपर आए, खेती में भी क्या है, पहले झूम खेती थी, अब खेती से थोड़ा विकसित होकर किस पे गए लोग, वीट और बार्ले पे गए, किसके ऊपर, जौ और गेहूं पे गए। फिर उससे थोड़ा विकसित हुआ तो लोग व्यापार पे गए, किसके ऊपर, ट्रेड के ऊपर, कौन सा, आंतरिक और बाह्य व्यापार, ओके। मैं लिख देता हूँ, आप भी लिख लो, आंतरिक और बाह्य व्यापार, आंतरिक और बाह्य
व्यापार। ओके, चलिए अब देखो, जब इन लोगों ने ट्रेड करना शुरू किया, तो ट्रेड से इनका क्या होगा, इकोनॉमी के ऊपर कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप कुछ व्यापार कर रहे हो तो व्यापार से आपको पैसे भी तो मिलेंगे ना, समझ गए। तो यहाँ पे आपने क्या क्या देखा, आपने यहाँ पे बहुत सारी चीजों को ज्वाइन किया। किसको किसको ज्वाइन किया आपने, यहाँ पर देखो, आपने यहाँ पे क्या किया, पशुपालन किया, झूम खेती की, फिर बाद में आपने गेहूं किया। मतलब अब इतिहास से कहाँ पे जम मार गए, इकोनॉमिक्स पे, अर्थात अर्थशास्त्र पे जम मार गए कि अब आप उस टाइम की अर्थव्यवस्था समझ रहे हो कि इन्होंने शुरुआत कैसे की थी अपने अर्थव्यवस्था की। ओके, और आर्यंस का जो समाज है उसको बहुत विकसित समाज माना जाता है। ओके, चलिए, और अगर आप लोग हड़प्पा सभ्यता के मैप्स वगैरह देखते हो तो उनके नगर इतने वेल डिजाइंड और वेल प्लान थे जिनकी चित्र एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, मतलब कि एकदम आज के टाइम के जैसा। ओके, चलो अब देखो यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जब ये लोग देखो, हम्म, अब ये देखो, अब इनका जो इकोनॉमी था, मतलब अर्थशास्त्र था इनका, अर्थव्यवस्था बोल दो अर्थशास्त्र की जगह पर। इनका जो अर्थव्यवस्था था, अर्थव्यवस्था था जो इनका, ये किसके ऊपर था, ये शुरुआत हुआ था वस्तु विनिमय से। वस्तु विनिमय क्या होता है, बार्टर सिस्टम। आपने इसके बारे में सुना होगा कि सामान के बदले सामान, मतलब कि जब पैसे का अस्तित्व नहीं था, ना सोना ना चांदी ना कुछ, इसका अस्तित्व नहीं था, तब वो लोग क्या थे, तो वो लोग कुछ सामान के बदले कुछ सामान दिया करते थे। जैसे कि आपने आज भी देखा होगा शहरों में क्या होता है कि लोग जो भी कपड़े वगैरह रहेंगे पुराने उनके, उनको देके बर्तन ले लिया करते थे। ओके, तो वस्तु पीने में मतलब गेहूं देके चावल लिया, शक्कर देके मिर्च लिया, ऐसा उनका क्या था, ऐसा उनका सिस्टम था। अब इन बार्टर सिस्टम में भी क्या था, एक प्रकार की ये लोग की जो अर्थव्यवस्था थी, इसमें भी फिक्स थी कि हाँ ऐसे ही इस बार्टर सिस्टम को मैनेज करना है। तो आइए, रुकिए थोड़ा माउस पे जाऊं मैं। चलिए, ये देखो, अब देखो, कहीं, अब किसी भी जगह का भूगोल वहां की संस्कृति के बारे में जरूर बताता है, ये तो आप सबको पता है। किसी भी जगह का भूगोल वहां की संस्कृति के बारे में जरूर बताता ही बताता है, क्योंकि जैसा भूगोल होगा वहां का, वहां की वैसी संस्कृति भी होगी। कश्मीर के लोग इस टाइम पे स्वेटर पहनते होंगे, लेकिन क्या हम लोग पहनते हैं, नहीं पहनते, क्योंकि हमको बहुत गर्मी लग रही है। समझ गए, तो वहां का भूगोल वहां की संस्कृति को डिसाइड करता है। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर, जैसे कि किसी जगह की इकोनॉमी है जो मैंने अभी आपको बताई। ओके, कौन सी, वस्तु विनिमय की। ओके, बार्टर सिस्टम, इसका मेजरमेंट क्या था, यहाँ पे काउ लिखा है। तो उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे ऐसा था जिसके पास सबसे ज्यादा गाय होंगी वो सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति होगा, ऐसा माना जाता था। तो वो लोग वस्तु विनिमय के लिए गाय का प्रयोग भी किया करते थे, अलग अलग प्रकार से, गाय का दूध, गाय के बाल वगैरह, जो भी वो लोग बेच सके या फिर दे सके बार्टर सिस्टम के अंदर। ओके, चलिए, सिर्फ गाय दिया जाता था, ऐसा मत बोलना कि क्या गाय का व्यापार भी किया जाता था, नहीं, गाय का व्यापार नहीं किया जाता। पशुपालन का जो व्यापार है वो आपको आगे आएगा, बहुत आगे वाले टाइम में वो। ओके, चलिए, अब जब उनका इकोनॉमी हुआ, अब देखो, जब उनका इकोनॉमी हुआ, जब उनकी अर्थ जब उनकी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी बन गई, तो उससे क्या हुआ, उससे उनका सोशल सिस्टम, अर्थात सामाजिक तंत्र बनने लगा। क्या बनने लगा उनका, सामाजिक तंत्र बनने लगा। ओके, उनका सामाजिक तंत्र बनने लगा। अब देखो, ये सामाजिक तंत्र आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना जरूरी है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में भी एक सभ्यता थी, लेकिन वहां पे सामाजिक तंत्र गायब था। वहां पे सामाजिक तंत्र नहीं था, अगर सामाजिक तंत्र था तो भी उसके साक्ष्य हमको नहीं मिले अभी तक, क्योंकि उस टाइम पे जो कुछ भी लिखा गया था वो हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, क्योंकि वहां पे क्या था, सब पिक्चर फॉर्म में था, सब दीवालों पे उकेरा हुआ वहां पे ड्राइंग्स था। ओके, तो उस टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे नहीं थे, सिर्फ ड्राइंग फॉर्मेट में थे। ओके, चलिए,
तो जो सामाजिक तंत्र था वो आपका आर्यंस के टाइम पे था। ओके, चलिए तो हम लोग इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर सामाजिक तंत्र, सबसे बेसिक मूल इकाई, थोड़ा साइड में कर लो क्या, ये देखो इसके अंदर सबसे बेसिक मूल इकाई क्या थी, सामाजिक तंत्र में सबसे मूल इकाई क्या थी, फैमिली थी। ओके, फैमिली को एक राजनीतिक इकाई के जैसा देखा जाता था। देखो अब जो आज के टाइम पे आपको ना एनसीईआरटी पढ़ना कैसे है, आपको पिछले समय के इतिहास को आज के समय के इतिहास से जोड़ के देना है। मतलब दो समय के काल को आप अगर ज्वाइन कर पा रहे हो तो आप लोग आज के समस्याओं को भी अच्छे से सुलझा पाओगे, क्योंकि आपको मालूम है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। गलतियां कैसी भी हो, गलतियां बार बार रिपीट होती है। उस टाइम पे किसी और वे में होंगी, लेकिन इस टाइम पे किसी और वे में वही गलतियां रिपीट होंगी, बस क्या होगा उनका मेथड बदल जाएगा। समझ गए? इसीलिए अगर आपको आज के समय की समस्याओं को अच्छे से सुलझाना है तो आपको इतिहास पता होना बहुत जरूरी है कि पहले का इतिहास क्या था, पहले का अर्थव्यवस्था अर्थात इकोनॉमिक सिस्टम कैसा हुआ करता था उस टाइम का। क्योंकि जब तक आप पिछली अर्थव्यवस्था को नहीं समझोगे तो आपको आज की अर्थव्यवस्था समझ में नहीं आएगी। आपको आज बता दिया जाएगा कि हाँ ये ऐसा है, सेबी है, आरबीआई है, बाकी जो आपकी पंचवर्षीय योजना है, सब कुछ आपको सिखा दिया जाएगा। लेकिन बोलते ना माइंड में एक पिक्चर बनने के लिए डायरेक्ट, क्योंकि हम लोग 21वीं सदी में रहते हैं, बोलते हैं अगर आपको एक बिल्डिंग तैयार करना है तो उसका पहला फ्लोर पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना पहले माले के आप लोग 21वें माले पे जा नहीं सकते। इसलिए जब तक आपको पिछला अर्थव्यवस्था कैसा था पता नहीं होगा तो आप लोग आज के अर्थव्यवस्था को अच्छे से समझ नहीं पाओगे, क्योंकि जो पिछली गलतियां थी वही आज के अर्थव्यवस्था में निकाली गई है। तो जो गलतियां निकाली गई वो तो मालूम रहना चाहिए ना, क्योंकि जब तक वो हमें याद नहीं होगा हम लोग कुछ बता पाएंगे ही नहीं। ओके, इसीलिए ये सब कुछ पढ़ना आपका बहुत जरूरी है। ओके, तो आप सबको मालूम है कि पुराने समय में पैट्रियोकल सोसाइटी थी, जिसके अंदर परिवार का जो अध्यक्ष था उसको एक एल्डर मेल, मतलब कि बोलते ना कि डैड वगैरह जो भी होंगे, मतलब कि एक पुरुष प्रधान समाज था। यहाँ पे पुरुष को ही श्रेष्ठ माना जाएगा, मतलब समाज का मुखिया या फिर किसी परिवार का मुखिया बनाया जाएगा। किसको बनाया जाएगा? पुरुष को ही बनाया जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब उसके बाद अरे क्या उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक ग्राम बना। ग्राम ग्राम का निवास जो आपका ग्राम था, ग्राम को क्या होता है, ग्राम का आपका गांव भी बोला जाता है, ग्राम को गांव भी बोला जाता है। ग्राम ग्राम कैसे बनता है? ग्राम बहुत सारे फैमिलीज को मिलाकर बनता है, बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे परिवारों को मिलाकर एक गांव बनता है। और ओके, और उसका जो अध्यक्ष होता है, हेड, उसको क्या बोलते हैं? ब्राह्मणी बोला जाता है। ओके, उसके अध्यक्ष को ब्राह्मणी बोला जाता है। फिर उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आपका आता है विष। विष कैसे बनता है आपका? विष आपका बनता है बहुत सारे ग्राम को मिलाकर, ग्राम मतलब बहुत सारे गांवों को मिलाकर एक विष बनता है। और उसका हेड कौन होता है? विषपति होता है। ओके, उस विष का मतलब उन सारे गांवों का हेड, उन सारे गांवों का हेड कौन होता है? विषपति होता है। ओके, चलिए फिर उसके बाद आगे जाते हैं हम लोग। अब देखिए बहुत सारे विष को मिलाकर क्या बनता है? बहुत सारे विष को मिलाकर बनता है जन। बहुत सारे विष को मिलाकर बनता है जन। ओके, बहुत सारे विष को मिलाकर, और इसका हेड कौन होता है? इसका हेड होता है राजन। ओके, इस विष का वेट इस विष का हेड कौन इस विष का हेड कौन होता है? इस विष का हेड आपका होता है राजन। ओके, देखो जन बहुत सारा जो बना है विष से। ओके, विष का हेड कौन होता है? विषपति होता है। तो ये जो जन है, जन का हेड कौन होता है? राजन होता है। अब आपने बहुत सारे मूवीज वगैरह में सुना होगा राजन। ओके, राजन राजा वगैरह क्या था, वो शब्द यहीं से निकल कर आया था। अब एक काम करते हैं, आपको थोड़ा सा ना ओवरव्यू दिखाते हैं कि कैसा दिखता है, तो थोड़ा सा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कि अगर आप नोटिस करते हो तो पहले आपका क्या बनता है? पहले आपका ग्राम होता है। बहुत सारे ग्राम को मिलाकर क्या बनता है आपका? बहुत सारे ग्राम को मिलाकर क्या बनता है बताइए? बहुत सारे ग्राम को मिलाकर आपका क्या बनता है? विश्व बनता है।
विश से आपका क्या बनता है, जन बनता है, जन से आपका क्या बनता है, राजन बनता है। ओके, ग्राम का हेड कौन होता है, ग्रामनी बोलते हैं उसको हम लोग, क्या बोलते हैं, ग्रामणी बोलते हैं, ग्राम के हेड को, हिंदी में लिखता हूं मैं, ग्रामणी बोलते हैं। ओके, विश के हेड को क्या बोलते हैं, विशपति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विशपति बोलते हैं। जन के हेड को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, राजन बोलते हैं। ओके, चलिए। अरे बार बार बाहर क्यों निकल जा रहा है ये देखो। और ग्राम किससे बनता है, बहुत सारी फैमिलीज को मिलाकर आपका ग्राम बनता है, बहुत सारे ग्राम को मिलाकर आपका विश्व बनता है, और बहुत सारे विश्व को मिलाकर जन बनता है। और उस जो जन बनता है, उस जन का हेड कौन होता है, राजन होता है। ओके, अब उस टाइम पे ना एक परंपरा थी, थोड़ा छोटा करता हूँ। ओके, देखो, उस टाइम पे क्या थी, एक सिस्टम था, जैसे कि आज का टाइम पे नहीं होता कि कोई प्रधानमंत्री होता है, उसका एक मुख्य सलाहकार होता है, तो वो पहले भी सिस्टम था। तो इनके जो मुख्य सलाहकार अर्थात एडवाइजर वगैरह हुआ करते थे, कौन होता था, पुरोहित लोग हुआ करते थे। ओके, अब ये जो पुरोहित था, ये इसको धर्म शास्त्र ज्ञान कि महाराजा के कार्य क्या होते हैं, महाराजा का राज धर्म क्या होता है, ये सब कुछ किसको बताता, ये राजन को बताता था। अब उसके बाद राजन पूजा किसकी किया करता था, मतलब वर्शिप, वर्शिप का अर्थात होता है पूजा करना। ओके, वो पूजा, वहां के लोग उस टाइम पे पूजा किसकी करते थे या फिर मानते किसको थे, वो लोग प्रकृति की पूजा क्या करते थे, किसकी, प्रकृति की पूजा क्या करते थे, अर्थात नेचर की। ने, वो लोग नेचर की पूजा क्या करते थे, अर्थात पृथ्वी, फायर, मतलब अग्नि, सूर्य, विष्णु, अग्नि और इंद्र, मतलब इनकी पूजा की जाती थी, जो वहां के प्रकृति में वास किया करते थे। समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको, ताकि ये लोग प्रसन्न होकर अपनी कृपा इनके ऊपर बनाए रखे। क्योंकि देखो, जब अभी इनके टाइम पे जो पुरोहित वगैरह है, इनको बहुत ज्ञान था, बोलते हैं ना बहुत ज्ञान, ज्ञान के महासागर थे ये। ओके, मतलब कि जिनको सारे धर्म, सारे धर्मों के बारे में, सारे के शास्त्र, सारे के वेद पुराण वगैरह सब इनको ज्ञात थे, तब ये कहीं जाके एडवाइजर बन सके, तब कहीं जाके ये एडवाइजर का पद इनको मिला कि ये राजा को बता पाए कि आपको एक देश का संचालन कैसे करना है। ओके, अब अगर इसी जगह हम लोग अगर अपने आप को आज रखते हैं, तो अगर हम लोग एक आईएएस ऑफिसर बन रहे, जब तक हम लोग सेवा में हैं, जब तक हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने राज्य का वगैरह देख रहे हैं, उसकी सेवा जब तक भी हम लोग देते हैं उसको, तो क्या होता है, आफ्टर सम टाइम अगर कभी हमको किसी का एडवाइजर बना देगा, जैसे प्रधानमंत्री का, किसी मुख्यमंत्री का अगर हमको एडवाइजर बना दिया गया, तो जब तक हमारे पास बहुत सारा ज्ञान नहीं होगा, बहुत सारा एक्सपीरियंस नहीं होगा, तब तक हम लोग किसी को कुछ बता नहीं पाएंगे। और जब तक हमें कुछ पता नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा, देखो सलाह देने के लिए अनुभव बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ गए, तो किसी को सलाह देने के पहले अनुभव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अगर आपको किसी का इकोनॉमिक एडवाइजर बना दिया गया, मतलब कि अगर अगर आपको अर्थव्यवस्था का मुख्य सलाहकार घोषित किया जाता है, तो आपको जब तक अर्थव्यवस्था क्या यही पता नहीं होगी, तो अर्थव्यवस्था चलती कैसे, कम से कम देश की तो पता हो ना कि अर्थव्यवस्था रन कैसे करती है। जब तक आपको यही पता नहीं होगा, तब तक आप लोग एडवाइजर मतलब किसी को सलाह कैसे दोगे, आप जिसके भी सलाहकार नियुक्त किए जाओगे। समझ गए, सलाहकार नियुक्त होने के पहले उतना ज्ञान देखा जाता है, और चाणक्य ने भी कहा है, ज्ञान ज्ञान केवल उत्तम उत्तम शिष्य को ही दिया जाना चाहिए। ज्ञान पे अधिकार सबका है, लेकिन जो बोलते हैं ना एकदम अप्रोप्रिएट ज्ञान है जिससे देश का विकास संभव होगा, वो केवल बहुत कम लोग मिलते हैं। इसीलिए यूपीएससी में कभी कभी ना सीट भी खाली जाती है। जैसे इस बार कितने लोग लिए गए, मे बी 685 लिए गए, जबकि हर साल 800 से ज्यादा लोग लिए जाते थे। तो सिर्फ 685 लोगों को ही लिया गया, बाकी सीट्स खाली छोड़ दी गई, क्योंकि उनको बेकार का कचरा नहीं चाहिए। इंडियन आर्मी में आज भी 10,000 ऑफिसर्स की जगह खाली है। क्यों, क्योंकि उनको कचरा मिल रहा है, वो उनको नहीं चाहिए, उनको चाहिए एकदम वैल्यूएबल लोग, कि हाँ जो उसके लायक हो। समझ गए आप। ओके, तो मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने जो कुछ भी बताया आपको एनसीईआरटी के बारे में, नक्शे के बारे में, और ये तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अभी कोई डाउट नहीं रहा होगा कि रिवर्स के ऊपर ही सबका भूगोल, मतलब कि जितनी सभ्यता थी उसका विकास क्यों हुआ। जो भी सभ्यता है आपका
आर्य समाज, हड़प्पा सभ्यता, अभी आगे जितनी सभ्यता हम लोग पढ़ेंगे, सबका विकास नदी के पास ही हुआ है। क्योंकि आप देख सकते हो नदी के पास ये जो इतना क्षेत्र है ना, ये इतना जो क्षेत्र है, देख रहे हो, ये इतना जो क्षेत्र है, ये मतलब उपजाऊ भूमि है। यहाँ पर किसी भी सभ्यता का विकास होना संभव था, यहाँ पर किसी भी सभ्यता का विकास होना संभव था, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास खेती थी, खेती होगी तो वहां पे समाज आएगा, जहाँ पे समाज आएगा वहां पे हम लोग को श्रम करने के लिए लोग मिलेंगे, जब लोग मिलेंगे तो उनसे आय पैदा होगी, जब आय पैदा होगी तो उस आय को संभालने के लिए एक अर्थव्यवस्था बनाई जाएगी, और लोगों को और अर्थव्यवस्था को और समाज को संभालने के लिए एक कानून बनाया जाएगा। मतलब सिर्फ देख लो, सिर्फ एक मिट्टी के ऊपर, सिर्फ दोआब क्षेत्र की जो मिट्टी थी उससे कितना कुछ, इसको बोलते हैं, इसको एक नाम और होता है, जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है इसको। मिट्टी में भी ऐसी मिट्टी, मतलब जलोढ़ मृदा, मतलब कि जो रिवर्स हर साल नई नई मिट्टी लेके आती है बाढ़ के समय। ओके, कोई डाउट आपको इसके अंदर? और ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम का पूछा गया सवाल है कि राखी गढ़ी किस रिवर के पास स्थित है, उसके सबसे नजदीक का रिवर कौन सा है, तो कौन सा है, घग्गर रिवर है, इसकी दूरी है 118 किलोमीटर। ओके, तो आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा अभी इसके अंदर, कि जो जितना भी सभ्यता वगैरह था, जब आर्यंस वगैरह आए तो वो भी इस डायरेक्शन में ही गए, वो ना ऊपर गए और ना ही नीचे गए, ना ही इस साइड गए। ओके, वो लोग यहाँ पे क्यों नहीं गए, क्योंकि यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोस्टल एरिया है, समुद्री इलाका है, ऊपर पूरा पहाड़ी इलाका है, कैसा है, वहां पे लैंडस्लाइड होते हैं, मिट्टी वहां की फिसल जाती है, मिट्टी बहने लगती है, जहाँ पे मिट्टी का रुकाव ही नहीं है, तो इसलिए वहां पे खेती करना पॉसिबल था नहीं। बट यहाँ पे क्या, यहाँ पे एकदम प्लेन, यहाँ पे क्या एकदम प्लेन एरिया है, क्या लिख रहा हूँ मैं, एकदम प्लेन एरिया है वहां पर। ओके, मतलब एकदम सीधी भूमि, जहाँ की मिट्टी में नमी अच्छी है, मॉइस्चर अच्छा है, खेती के लिए वातावरण अच्छा है, मौसम अनुकूल है उसके। ओके, तो वहां पे उनका बहुत फायदा था। तो आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे अच्छे से समझा होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। ओके, आपको लेक्चर अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जी सर हमको आपका लेक्चर अच्छा लग रहा है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, और मैप के थ्रू ही हम लोग अपनी पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, तो आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।